वेलकम टू बोधार्पण। आज हम फिर से बोधार्पण में लेके आए हैं ज्योग्राफी का और एक एमसीक्यू सीरीज, जिसमें कि हम फिर से 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। डिस्कस शुरू करने से पहले हम आपको ये बोलना चाहते हैं कि जो अभी तक बोधार्पण चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद चैनल का जो बेल आइकॉन है उसको दबा दीजिएगा, ताकि जो नया नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक वो होता है जो इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, ये सब में केमिकल चेंजेस की वजह से ट्रांसफॉर्म होकर वो मेटामॉर्फिक रॉक बनता है। तो इनमें से जो है वो क्वेश्चन ठीक से देखना है, कौन सा मेटामॉर्फिक रॉक नहीं है, नॉट अ मेटामॉर्फिक रॉक। इनमें से जो है वो है कॉन्ग्लोमरेट, जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक नहीं है, क्योंकि कॉन्ग्लोमरेट जो है वो एक सेडिमेंट्री रॉक है। ये एक सेडिमेंट्री रॉक है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बाकी जो है वो सब मेटामॉर्फिक रॉक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ ब्लॉक माउंटेन। इनमें से कौन सा ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है? ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है ब्लैक फॉरेस्ट, जो कि जर्मनी में है। वो एक ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है। बाकी जो अरावली है वो एक ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। कॉकेशियस जो है, एंडीज जो है, ये सब फोल्ड माउंटेन है। ब्लॉक माउंटेन जो है वो एक ब्लैक फॉरेस्ट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। यहां पे दिया गया है एरा एंड एपॉक। एरा मतलब एक बहुत बड़ा टाइम स्केल, बहुत बड़ा जियोग्राफिकल टाइम स्केल को हम एरा कहते हैं। और एरा के अंदर, एरा से छोटा जो टाइम स्केल होता है उसको कहते हैं एपॉक। मतलब कि एपॉक एरा के अंदर होता है। एरा बहुत बड़ा टाइम स्केल होता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स में एरा चलता है, और उसके अंदर छोटा छोटा अगर टाइम स्केल होगा वो होगा एपॉक। ठीक है, एक एरा के अंदर बहुत सारा एपॉक हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब एरा जो है वो एक बहुत बड़ा टाइमलाइन है। तो उस एरा एंड एपॉक में कौन सा लिस्ट जो है वो मैच कर रहा है वो देखते हैं। पहले है पेलियोजोइक, उसके बाद है मेसोजोइक, उसके बाद है प्रीकम्बियन, उसके बाद है सीनोजोइक। तो पेलियोजोइक जो है वो है सलूडियन एरा के, सलूडियन एपॉक के। पेलियोजोइक है वो है एरा, मतलब ए से मिलता है 4। उसके बाद मेसोजोइक, बी, सी डी लिख लेते हैं। बी से जो मिलता है वो होगा 1, मतलब A4B1। उसके बाद कौन सा है? उसके बाद है प्रीकम्बियन एंड सीनोजोइक एरा। प्रीकम्बियन कौन सा होगा? प्रीकम्बियन होगा 2, मतलब सी जो है वो 2 एंड डी होगा 3। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। A4B1, C2 एंड D3। यस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो एरा जो है वो एक बिग टाइम है, और एरा के अंदर एपॉक जो है वो स्मॉल टाइम है। ठीक है, एरा होगा बिग टाइम एंड एपॉक जो होगा एक स्मॉल टाइम। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन गया। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स एग्जिबिट्स द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। ये नीचे जो 4 एलिमेंट है, इन एलिमेंट में कौन सा एलिमेंट है जो ये दो ऊपर का जो प्रॉपर्टीज है उसको एग्जिबिट करता है? कौन सा प्रॉपर्टीज यहां पे दिया गया है? इट इज द थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ के क्रस्ट में थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। इट एग्जिस्ट इन अ स्टेबल कॉम्बिनेशन विथ अदर मटेरियल्स, मेनली सिलिकेट एंड ऑक्साइड। बहुत ही इजी है, ऑप्शन सी। एल्यूमिनियम इज द थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट, एंड ये जो है वो कॉम्बिनेशन में रहता है, स्टेबल कॉम्बिनेशन में किसके साथ रहता है? सिलिकेट एंड ऑक्साइड्स के साथ। ठीक है, तो ऑप्शन 4, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। देन क्वेश्चन नंबर 5, द मूवमेंट ऑफ इंटीरियर प्लेट ऑफ अर्थ क्रस्ट। इंटीरियर प्लेट मतलब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में जो इंटीरियर प्लेट हमने बात किए थे, वो इंटीरियर प्लेट ऑफ अर्थ कॉजेज चेंज इन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। मतलब अर्थ के नीचे जो प्लेट है उनमें अगर जब चेंज होगा तो अर्थ के ऊपर का सरफेस जो होगा उनमें भी चेंज होगा। सी वेव्स कम्स अंडर एक्सोजेनिक फोर्स। यस, एक्सोजेनिक फोर्स मतलब बाहर से कुछ फोर्स लगा के अर्थ का जो शेप है उसका कुछ चेंज करना। वो तो सी वेव जो है वो बाहर से लग रहा है, वो एक्सोजेनिक फोर्स है। तो एंडोजेनिक फोर्स कौन सा हुआ? एंडोजेनिक फोर्स होगा वॉल्केनिक इरप्शन, उसके बाद होगा अर्थक्वेक, ये सब एंडोजेनिक फोर्स होगा। उसके बाद
सडन मूवमेंट ऑफ इंटीरियर ऑफ अर्थ कॉजेज अर्थक्वेक। यस, अर्थक्वेक वही होता है जो अर्थ के इंटीरियर से सडन जो मूवमेंट क्रिएट होता है उसको कहते हैं हम अर्थक्वेक। तो तीनों का तीनों जो ऑप्शन है वो सही है, तो ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, यहां पे भी मैचिंग है कॉलम ए से कॉलम 2। देखिए कॉलम ए में दिया गया है सियाल, मतलब क्लास 8 से क्लास 8 9 इन सब क्लास में हम पढ़े थे। सियाल मतलब सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। उसके बाद सीमा सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। उसके बाद नीफे मतलब निकल एंड फेरस आयरन। और फॉसिल्स जो है रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ट्रैप्ड इन द रॉक। तो पहले कर लेते हैं क्या, ए बी सी डी। सियाल सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम कहां पे मिलता है, अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, सो ए का ऑप्शन होगा ऑप्शन 3। उसके बाद सीमा layers between the crust and the core is called सीमा, so option 2। then नीफे innermost layer of the earth, एकदम सबसे नीचे पाया जाता है नीफे, निकल एंड फेरस, निकल एंड आयरन को सबसे नीचे पाया जाता है, तो ऑप्शन सी का होगा 4। सो एंड ऑप्शन डी का होगा 1, क्योंकि फॉसिल्स जो है उसको क्या कहते हैं, उसको रिमेन्स ऑफ डेड प्लैनेट्स एंड एनिमल्स ट्रैप्ड इन द रॉक, उसको हम कहते हैं फॉसिल्स। तो A3 B2 C4 D1, A3 B2 C4 D1, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। Which of the following statement relating to earthquakes are correct? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट earthquake के रिलेशन में करेक्ट है? The point of origin of the earthquake is called epicenter। नहीं, एपिसेंटर को earthquake जहां पे जनरेट होता है उसको कहते हैं फोकस पॉइंट। फोकस पॉइंट, इस फोकस पॉइंट के एकदम 90 डिग्री ऊपर उसको कहते हैं एपिसेंटर। ठीक है, फोकस पॉइंट के एकदम 90 डिग्री ऊपर जहां पे अर्थक्वेक सबसे पहले फेल्ट होता है उसको कहते हैं एपिसेंटर। द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन ऑफ द अर्थक्वेक इज नेवर कॉल्ड एपिसेंटर। द लाइंस joining the place which were affected earthquake at the same point of time are called homosesmal lines। yes, ये एकदम राइट है, तो ऑप्शन होगा ओनली 2। यहां पे देखिए ऑप्शन सी दिया गया है जो कि एकदम गलत है, क्योंकि एपिसेंटर को इलाबोरेट अगर हम करेंगे कि अर्थक्वेक वहां से जनरेट होता है तो वो गलत है, क्योंकि अर्थक्वेक जनरेट जो होता है वो फोकस पॉइंट से जनरेट होता है, अर्थ के नीचे, अर्थ के अंदर का एक पॉइंट होता है उसको फोकस पॉइंट कहते हैं। और एपिसेंटर जो होता है वो अर्थ के क्रस्ट के ऊपर होता है, क्योंकि फोकस पॉइंट से पहले जो जनरेट होता है वो अर्थ के एपिसेंटर में आके रिलीज होता है, उस जगह को हम कहते हैं एपिसेंटर। तो एपिसेंटर अर्थक्वेक का ऑरिजिन नहीं हो सकता है, लेकिन सबसे पहले जहां पे अर्थक्वेक फेल किया गया है वो हो सकता है एपिसेंटर। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नॉट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, द अर्थ सरफेस receives maximum energy at 12 noon but maximum temperature never occurs at 12 noon, state which of the following reason। इसका कारण क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू हीट रिक्वायर्स सम टाइम। यस, सोलर एनर्जी जो आता है उसको हीट एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करने के लिए कुछ टाइम लगता है। आया और हीट एनर्जी में तब्दील हो गया, ऐसा नहीं होता है, कुछ टाइम लगता है, इट टेक्स टाइम। देन the loss of energy through long wave radiations from the earth's surface exceeds the energy received from the sun at 4 pm। ना, ये गलत है। next, energy received by the earth from solar radiation continues to exceed। yes, continues to exceed the energy lost by outgoing long wave radiations from the earth's surface up to 4 pm। yes, not at 4 pm, it up टू 4 pm तब तक होता है, इसीलिए 4 pm में सबसे ज्यादा हमको गर्मी लगती है। ठीक है, तो ऑप्शन इज 1 and 3, ऑप्शन सी इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, मैच द फॉलोइंग। यहां पे भी दो टाइम स्केल है, एक टाइम स्केल है जियोग्राफिकल टाइम स्केल और एक लाइफ फॉर्म, मतलब उस जियोग्राफिकल टाइम स्केल के अंदर कौन सा लाइफ फॉर्म हमारे अर्थ में आया था। तो देखते हैं, पेलिस्टोकेन, पेलियोकेन, प्रीमियन एंड क्राम्बियन। ये जो है ये जियोग्राफिकल टाइम स्केल है और इसमें कौन सा लाइफ फॉर्म आया था वो देख लेते हैं। पहले लिख लेते हैं ए बी सी डी। ऑप्शन देखते हैं, पेलिस्टोकेन मैमल्स, ह्यूमन जीन्स, इनवर्टिब्रेट्स एंड फ्रॉग्स। पेलिस्टोकेन में होगा ऑप्शन 2, मतलब ए होगा 2। उसके बाद देखते हैं
पेलियोकेन, पेलियोकेन में कौन होगा? होगा फ्रॉग्स, B4। उसके बाद प्रीकैम्बियन, प्रीकैम्बियन में कौन होगा? मैमल्स, C1। एंड क्रैम्बियन में कौन होगा? क्रैम्बियन में होगा 3 invertebrates, D3। So option B is the right answer. A2, B4, C1 and D3। ठीक है। पेलिस्टोकेन, उसमें आया ह्यूमन जीन, पहले देखा जाएगा पेलिस्टोकेन एज में सबसे पहले ह्यूमन जीन का इवॉल्व होगा। उसके बाद में जो है वो पेलियोकेन है, उस टाइम पीरियड में कौन सा लाइफ फॉर्म आएगा? फ्रॉग आएगा। प्रीमियन जो टाइम स्केल है, जियोग्राफिकल टाइम स्केल, उसमें किसे देखा जाएगा? मैमल्स को देखा जाएगा। और क्रैम्बियन एज में इन्वर्टिब्रेट्स को देखा जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन 10, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10। जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहले जाके बोध अर्पण चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो वीडियो है, इसका एक बंगाली वीडियो हम बोध अर्पण बंगाली चैनल में ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो आप जाके जिनको बंगाली में सुइटेबल लगता है तो वो जाके वो बंगाली में देख सकते हैं। ठीक है। चैनल का जो डिस्क्रिप्शन है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस इन द गिवन प्लैनेट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द साइज डायमीटर। डायमीटर में इंक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब छोटे से बड़ा कौन सा प्लैनेट होगा? मार्स, वेनस, अर्थ, मरकरी, यूरेनस। नहीं, मरकरी अर्थ से छोटा है तो ये नहीं होगा। उसके बाद मरकरी, मार्स, वेनस, अर्थ, यस ये हो सकता है क्योंकि मरकरी एकदम सबसे छोटा है। उसके बाद मार्स आता है, वेनस और अर्थ एकदम सेम है। अर्थ वेनस से थोड़ा सा बड़ा है और वेनस जो है वो अर्थ का ट्विन सिस्टर भी कहा जाता है और यूरेनस सबसे बड़ा है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। सेलेस्टियल बॉडी एंड रोमन गॉड। सेलेस्टियल बॉडी मतलब जो प्लैनेट्स है वो, और उस प्लैनेट्स को हम कौन से रोमन गॉड के नाम पे रखा गया है, उसका नाम दिया गया है, वो हम देखेंगे। मरकरी जो है वो है गॉड ऑफ कॉमर्स, इलोक्वेंस एंड स्किल, ABCD। तो ये जो है ए होगा, ऑप्शन 2। उसके बाद प्लूटो, प्लूटो कौन सा होगा? प्लूटो होगा गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड एंड डेथ, B1। उसके बाद मार्स, मार्स होगा गॉड ऑफ वार, C4। डी नेपच्यून गॉड ऑफ सी, D3। सो A2, B1, C4, D3। A2, B1, C4, D3। Option D is the right answer. Yes, option D is the right answer. Question number 12. Which of the following elements are found in highest and lowest quantities respectively in the crust of the earth? अर्थ के क्रस्ट में इनमें से कौन सा है जो सबसे ज्यादा पाया जाता है एंड सबसे कम पाया जाता है? ठीक है। अर्थ के क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन और सबसे कम पाया जाता है मैग्नीशियम। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। Which of the following statement is or are correct? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? देखते हैं। The earth is nearest to the sun at perihelion. Yes, which generally occurs on January 3. Yes, perihelion मतलब जब अर्थ सन के एकदम करीब है और एफिलियन जो है वो सन के एकदम दूर है, क्योंकि अर्थ का जो रोटेशन है, जो पाथ है, वो एलिप्टिकल है, एकदम राउंड नहीं है। इसीलिए एक टाइम पे वो सन के एकदम करीब होता है, एक टाइम वो सन से दूर होता है। ठीक है। तो पेरिलियन में अर्थ नियरेस्ट होगा, तो पहला ऑप्शन जो होगा वो राइट होगा। तो द अर्थ इज फार्देस्ट अवे फ्रॉम द सन एट पेरिलियन ना, क्योंकि पेरिलियन में कौन सा होगा? सामने होगा। द अर्थ इज फार्देस्ट अवे फ्रॉम द सन एट एफिलियन। यस, ये जुलाई के 4 तारीख को सबसे दूर होता है अर्थ सन से। ठीक है। तो अर्थ इज नियरेस्ट टू द सन एट एफिलियन नहीं। तो ऑप्शन 1 and 3 इज द राइट, 1 and 3 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पेरिलियन जो होता है वो होता है सन के नियरेस्ट में अर्थ का पोजीशन, एफिलियन जो होता है वो सन के सबसे दूर फार्देस्ट में अर्थ का पोजीशन। क्वेश्चन नंबर 14। हाउ मेनी आवर्स ऑफ डे लाइट डज द इक्वेडर एक्सपीरियंस ऑन सेप्टेम्बर इक्विनॉक्स? सेप्टेम्बर इक्विनॉक्स में इक्वेडर के ऊपर कितने टाइम सनलाइट रहता है? 12 आवर, क्योंकि उस दिन 12 आवर दिन और रात का जो डिफरेंस है वो एकदम 12 आवर और 12 आवर में रहता है। ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 एंड आज का लास्ट क्वेश्चन।
Which one of the following is the reason due to which the wind of the southern hemisphere is deflected towards the left? southern hemisphere में wind का जो deflection है वो left की तरफ जाता है कौन से रीजन में? वो होगा रोटेशन ऑफ अर्थ रोटेट कर रहा है, उसके वजह से एल्बिडो इफेक्ट हो रहा है, तो उसकी वजह से सदर्न हेमिस्फीयर में जो विंड है उसका डिफ्लेक्शन किस तरफ से हो रहा है? लेफ्ट की तरफ हो रहा है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उसका उल्टा मतलब राइट की तरफ डिफ्लेक्शन होगा, और इस वजह से किसकी वजह से होगा? वो होगा रोटेशन ऑफ द अर्थ, जिसको एल्बिडो इफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है, और फेरेल्स लॉ भी हम कह सकते हैं। तो ये था आज का क्वेश्चन नंबर डी इज द ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो ये था आज का 15 क्वेश्चन। आशा करता हूँ आप सबको अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कर दीजिए, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो बोध अर्पण चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।